चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज का जो हमारा पेपर है ये हमारी सीरीज़ नंबर 4 जिनका अपकमिंग ईएसआईसी के लिए पेपर है। 7 तारीख को आपका पेपर है। आप लोग तैयारी अपनी अच्छे ज़ोरों तोरों से रखिए। आपको बिना ब्रेक के अभी 4-5 दिन अच्छे से पढ़ लेना है। सिलेक्शन हो गया तो आपका ये सोचो कि आपकी पढ़ाई है जो सफल हो जाएगी। तो जिनका भी अपकमिंग ईएसआईसी के लिए पेपर है वो लोग ये सीरीज़ देख सकते हैं। जिनका एनएचएम सीएचओ पेपर है वो भी ये सीरीज़ देख सकते हैं। 7 जुलाई से बिहार सीएचओ और अपकमिंग सीएचओ की क्लासेस स्टार्ट हैं। मॉर्निंग में आपकी 8:45 टू 10 o'clock तक रहने वाली हैं। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और वो क्लासेस ओनली जो प्रीमियर यूज़र होंगे उन्हीं के लिए बस रहने वाली हैं। जो भी लोग ये क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं वो सभी क्लासेस आपको एक तो फ्री रहेंगी, चाहे आप कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हो। दूसरी चीज़, आपको एक जो बुक है हमारी मेडिकल नर्सेस हब की वो भी आ गई है जो स्पेशली एनएचएम सीएचओ एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। तो जो भी लोग उस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके बुक को अभी रिसेंट में ऑर्डर कीजिए। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर जैसा मैंने आप 2-3 दिन पहले कहा था कि लिस्टिंग में उनको कुछ टाइम लग रहा है। जो भी इशू हो उनके वो सॉल्व कर रहे हैं। मेरी तरफ से कोई देर नहीं हुई है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 25 से बुक अवेलेबल है तो बुक अवेलेबल है और बहुत सारे ऑर्डर्स आ भी रहे हैं। बहुत सारी बुक्स कोरियर भी हो चुकी हैं। तो जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझे बुक ऑर्डर है जो कर सकते हैं। अभी मैंने लिमिटेड है जो प्रिंट निकलवाया हुआ था। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा बेस्ड ऑन रिस्पांस है जो और बुक्स है जो निकलवाई जाएंगी। और अपकमिंग टाइम में एएनएम वालों की बुक भी है जो आ सकती है। तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8880468078 इस पर आप मुझे बुक का ऑर्डर दे सकते हैं। डिटेल अपनी जो भी आपके एड्रेस पे जिस भी पिन कोड पे आपको बुक चाहिए वहाँ आपकी भेज दी जाएगी। दूसरा, जो ईएसआईसी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए ईएसआईसी के पेपर प्लस साथ में 12 सीरीज़ अवेलेबल है। वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसी तरीके की आपको 12 सीरीज़ रहेंगी। साथ में 2 ऑफिशियल पेपर होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और उसका चार्जेस है ओनली 50 रुपीज़। पेपर का चार्ज मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है, ईएसआईसी के सीरीज़ का चार्ज है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस बार जब यूपीएससी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है आपका तो यहाँ पे आपको नॉन नर्सिंग क्वेश्चन नहीं आने। ओनली नर्सिंग जो सिलेबस दे रखा है आपके 16-17 सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से ज़रूर रखनी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम ईएसआईसी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर तो हेल्पफुल होंगे ही, लेकिन इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कहा गया है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्रेटेड बाय द लिवर। तो लिवर के थ्रू क्या सीक्रेट होगा? गैस्ट्रिक जूस है जो स्टमक रिलीज करेगा। कौन रिलीज करेगा? स्टमक। सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू होगा, पैंक्रियास के थ्रू होगा। लिवर सीक्रेट करेगा बाइल जूस। क्या करेगा? बाइल जूस। जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जिसको आप जानते हैं पित्त की थैली, तो गॉल ब्लैडर में जूस कैसे जाएगा? बाइल डक्ट के द्वारा। अब यदि बाइल डक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है, जो जॉइंटिस आपने नाम सुना है वो इसी बाइल बढ़ने के कारण होगा। तो यहाँ पर जो बाइल है क्या है? बाइल जूस है। इसका काम क्या होता है? फैट को डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करेगा। किसके डाइजेशन में? फैट के डाइजेशन में बाइल जूस हेल्प करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल गोज इनटू। तो जो इम्प्योर ब्लड है क्या है? इम्प्योर ब्लड है तो जो इम्प्योर ब्लड है राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लिवर में, लंग्स में, हार्ट में कि ब्रेन में? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। जो इम्प्योर ब्लड है क्या? इम्प्योर ब्लड है कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा लंग्स में। कहाँ पे? लंग्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इनमें पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? 2 तरीके के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट मतलब वसा में घुलनशील विटामिन और पानी में घुलनशील। तो बी कॉम्प्लेक्स और सी कैटेगरी का जो विटामिन है क्या है? पानी में घुलनशील। बाकी ए डी ई के क्या है? ए डी ई के क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन। तो यहाँ पे पूछा है वाटर सॉल्युबल। अब इन विटामिन की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम ज़रूर आपको एग्जाम में आ सकती हैं। तो आपको याद रखना है सी से होगा स्कर्वी। बी कैटेगरी के बहुत सारे विटामिन हैं तो उनसे अलग अलग प्रॉब्लम होंगी। विटामिन ए आँखों के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी बोन्स के लिए,
कैल्शियम को जो आप यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी या फिर डी की कमी होगी तो प्रॉपर जो एक बेस्ड ऑन आपकी बॉडी को, मान लीजिए आप कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं लेकिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ई को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सभी विटामिन हैं जिनका अलग अलग रोल है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स द बाइल फ्रॉम द लिवर। तो इनमें से एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो लिवर ने बाइल रिलीज किया, बनाया है, उसको रिसीव करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर लिवर। लिवर ने तो बनाया ही है, स्टोर भी किया है। अब यहाँ पर जो रिसीव करने वाला हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो एलिमेंट्री कैनाल है इसका, तो वो हिस्सा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वन इज द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज टू। यदि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले पर्सन की आप केयर करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? एक्टिविटी इनकरेज हाई प्रोटीन इंटेक, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, या फिर टीच इंटरमिटेंट यूरिनरी कैथेटराइजेशन। फर्स्ट आपका गोल क्या होगा यदि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के पर्सन की केयर कर रहे हैं आप? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होगा क्या कि जो छोटी छोटी टिनी ग्लोमेरुलाई किडनीज में रहेंगी उनमें इन्फेक्शन का हो जाना। और जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब किडनी से रिलेट करते पर्सन की बात की जाए, फ्लूइड बैलेंस को मैनेज करना। तो यहाँ पर क्या होगा? मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस। नेक्स्ट वन इज और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, फीमेल्स में होने के चांसेस होंगे। क्यों फीमेल में? इसलिए क्योंकि शॉर्ट यूरेथ्रल साइज होती है कंपेयर टू मेल के, इसलिए। लक्षण होंगे इसमें पेन होगा, इनकॉन्टिनेंस होगा, साथ ही साथ टीचिंग होगी, इरिटेशन होगा, फीवर भी आएगा क्योंकि इन्फेक्शन है। तो नेक्स्ट वन है द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। यदि एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंटेबल होगा? कॉमन भी है, मतलब हो सकता है, लेकिन प्रिवेंट हम कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन में एटेलेक्टेसिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर यूरिनरी रिटेंशन। तो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद जो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो कौन सा है? तो वो होता है एटेलेक्टेसिस, मतलब लंग्स का कोलैप्स होना, लंग्स का सिकुड़ना। लंग्स हैं क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। तो इन लंग्स के कोलैप्स होने के लिए यहाँ पे क्या कहा गया है? एटेलेक्टेसिस, जो कि कॉमन है लेकिन ये प्रिवेंटेबल भी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, टू प्रिपेयर अ पेशेंट ऑन द यूनिट फॉर अ ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर द मेडिकल सर्जिकल नर्स एडमिनिस्टर द IV sedatives, द नर्स देन इंस्ट्रक्ट द लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स टू। तो यहाँ पर एक क्लाइंट है आपका, पेशेंट है, ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर होने वाला है, मेडिकल सर्जिकल नर्स ने उसको IV sedatives दिया है। तो आफ्टर दैट आपको क्या चेक करने के लिए कहा जाएगा? एजुकेट द पेशेंट अबाउट द पेंडिंग प्रोसीजर, गिव द पेशेंट स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर ओनली, मेजर द पेशेंट ब्लड प्रेशर एंड पल्स रीडिंग, टेक द पेशेंट टू द बाथरूम 1 more टाइम। यहाँ पर यदि सेडेटिव्स की बात की जा रही है तो कोई भी सेडेटिव्स ड्रग दिए जाएं या फिर हाई डोज कोई भी मेडिकेशन दी जाए, तो ऐसे केसेस में, या फिर एनेस्थीसिया वगैरह दिया जा रहा हो पर्सन को, तो ऐसे केस में आपकी पहली प्रायोरिटी होती है कि BP और पल्स को चेक करते रहना है। क्या करना है? BP और पल्स को चेक करते रहना है। बेस्ड ऑन इन अदर थिंग्स के, यदि पेशेंट को टॉयलेट ले जाने की बात की जाए, यदि इनकेस प्रोसीजर के दौरान भी हो गई तो भी प्रॉब्लम नहीं है। पानी पीने के लिए उतना ज़रूरी नहीं है अभी एट अ टाइम, क्योंकि IV दिया गया है उसको। पानी आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपको एज अ प्रैक्टिस नर्स के तौर पे कहा गया है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि पर्सन का पल्स और BP मेज़र करते रहना है। सेडेटिव्स देने के कारण ज़्यादा लो तो नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट वन, विच एक्शन बेस्ट डिस्क्राइब द सेंटिनल इवेंट अलर्ट। तो सेंटिनल इवेंट अलर्ट को लेके सही सेंटेंस क्या होगा? डॉक्यूमेंटिंग द ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ शिफ्ट रिपोर्ट, इंडिकेटिंग दैट अ कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन इज सेफ, रिकॉर्डिंग द हार्म डन व्हेन
अ मेडिकेशन एरर अकर्स, या फिर सिग्नलिंग द नीड फॉर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि सेंटिनल इवेंट अलर्ट हुआ है, मान लीजिए। सेंटिनल इवेंट अलर्ट का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड कुछ भी चीज़ हो जाना। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि आपके वार्ड में आग लग गई, या फिर किसी भी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चोरी हो गए, जो चीज़ आपने सोची नहीं है उसका हो जाना। अनएक्सपेक्टेड अकरेंस इन्वॉल्विंग डेथ, सीरियस फिजिकल इंजरी, या कुछ चोरी हो जाना जिसमें रिस्क हो। तो यहाँ पर बेस्ट तरीके से आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो यहाँ पे आपका बेस्ट तरीका क्या होगा इसके लिए? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सिग्नल देंगे। सिग्नलिंग द नीड फॉर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स। सेंटिनल इवेंट अलर्ट में जो यहाँ पे सही कहा गया है वो क्या होगा कि सिग्नल देना है आपको तुरंत ही। सिग्नलिंग द नीड फॉर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वन इज a nursing department is an acute care setting. Decide to redesign its nursing practice based on a theoretical framework. The feedback from patients, families and staff reflect that caring is a key element. Which theorist best support this concept? यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि जो एज ए नर्स है, यहाँ पर पेशेंट के जो फीडबैक है उसके फैमिलीज़ के थ्रू या स्टाफ के लिए जो आप मरीज की केयर करते हैं उसको लेके, तो ये किस तरीके ने इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली सपोर्ट किया है? एरिक्सन ने, मास्लो, रॉगर या फिर बैटसन। ये नाम चारों आपको एग्जाम में नर्सिंग में तो आपने खूब पढ़े हैं। एरिक्सन की साइकोलॉजिकल थ्योरी आती है, मास्लो की जो फिजियोलॉजिकल नीड थ्योरी है वो पूछी जाती है आपको। अब यहाँ पर फीडबैक को लेके कहा गया है कि नर्सिंग केयर में एक ऐसी थ्योरी डिसाइड की गई है कि जो केयर होती है मरीज की, तो वो कुछ एलिमेंट्स होंगे। केयर बेस्ड ऑन फैमिलीज है, स्टाफ है। तो थ्योरी के लिए प्रॉपर नाम चूज किया गया है किसका? वाटसन का। नेक्स्ट वन, यहाँ पर अब्राहम मास्लो की जो ट्रायंगुलर शेप फिजियोलॉजिकल नीड थ्योरी है वो आ सकती है। एरिक्सन की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है जो पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट स्टेप इन अप्लाइंग द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस टू एन एक्टिविटी इन अ क्लिनिकल सेटिंग इज टू। तो फर्स्ट स्टेप है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस में क्लिनिकल सेटिंग में, वो कौन सा है? असेंबल अ टीम टू रिव्यू एंड रिवाइज द एक्टिविटी, कलेक्ट डेटा टू मेजर द स्टेटस ऑफ द एक्टिविटी, सिलेक्ट एन एक्टिविटी फॉर इम्प्रूवमेंट, सेट अ मेजरेबल स्टैंडर्ड फॉर द एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करना है यदि किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में, तो पहला स्टेप होगा कि किस चीज़ की क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। तो ये मतलब आपको जब तक पता ही नहीं है कि किस चीज़ की क्वालिटी मेंटेन करनी है, किस बेस किस एक टर्म पे आपको काम करना है, तो वो होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको सही सेट होगा वो होगा एक्टिविटी। कि एक्टिविटी क्या है जिसके ऊपर आपको प्रॉपर और काम करना है। क्वालिटी मतलब उसके काम में और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके केयर कर सकते हैं आप मरीज की। तो होगा सिलेक्ट एन एक्टिविटी फॉर इम्प्रूवमेंट। क्या होगा? सिलेक्ट एन एक्टिविटी फॉर द इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर अस्थमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज। अस्थमा जिसमें आपकी जो ब्रोंकोस्पाज्म है, ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब है जो ब्रोंकाई है, यहाँ पर ब्रोंक्यूल जो यहाँ से लंग्स में जाएंगे, ये ब्रोंकाई हो गई आपकी, लंग्स में जा रही है। यहाँ पे क्या होगा? स्पाज्म होगा, सिकुड़ेंगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अस्थमा से क्या हो सकता है? निमोनिया, स्किन रैशेस, हार्ट ब्लॉकेज या फिर इन्फ्लामेशन इन द एयरवे। तो यहाँ पर एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा? एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा। ब्रोंकोस्पाज्म जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर वही होगा, एयरवे में इन्फ्लामेशन होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। ब्रोंकोडायलेटर दिए जाएंगे तो जो यहाँ पे स्पाज्म हुआ है इसके क्या होगा? यहाँ पर दोबारा से रिडायलेट होंगी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो ठीक होगी। नेक्स्ट वन इज while performing physical examination of the newborn, testes could not be palpated in the scrotum. The failure of the testes to descend normally through the inguinal canal, it is called as। देखिए बहुत ही इजी सा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूबॉर्न की टेस्टिस यदि आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो स्क्रोटम में पाल्पेट नहीं होती हैं,
यदि टेस्टिस का फेलियर हो, स्क्रोटम में टेस्टिस आफ्टर द बर्थ, जो जन्म के बाद है, जो टेस्टिस क्या है, प्रेजेंट रहेंगी स्क्रोटम में, लेकिन ये नहीं है, तो क्या टर्म यूज करेंगे आप, कॉर्डी, एपिस्पेडियासिस, हाइपोस्पेडियासिस या फिर क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो यहाँ पर जो टेस्टिस का फेलियर होना, डिसेंडिंग क्या है, जो फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड, यहाँ पे ये टर्म आपको देखना है सबसे पहले, फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू डिसेंड नॉर्मली थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, मतलब स्क्रोटम में नहीं आई है टेस्टिस, तो ये क्या है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्या है, क्रिप्टोर्चिडिज्म। नेक्स्ट है ग्लासगो कोमा स्केल इज मेजर ऑफ, ग्लासगो कोमा स्केल से क्या मेजर करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्लूइड वॉल्यूम या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जो ग्लासगो कोमा स्केल है, इससे चेक किया जाएगा कॉन्शियसनेस लेवल, हाईएस्ट स्कोरिंग होती है 15 होती है हाईएस्ट स्कोरिंग। तो यहाँ पर जीसीएस किसके लिए यूजफुल है, तो ये होती है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड द नर्स एंटिसिपेट द फिजिशियन वुड ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर फॉर अ पेशेंट विथ सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक वाले मरीज में, सेप्टिक शॉक वाले मरीज में आपके फिजिशियन से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे, एट्रोपिन, डोपामाइन, डेगॉक्सिन या फिर नाइट्रोग्लिसरीन, कौन सी ड्रग देंगे, क्योंकि बीपी डाउन जा रहा है तो उसको बढ़ाने का काम करना है सेप्टिक शॉक के केस में। तो फिजिशियन वुड ऑर्डर टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर पेशेंट विद द सेप्टिक शॉक। एट्रोपिन तो नहीं देंगे यहाँ पे, ना डेगॉक्सिन देंगे क्योंकि लो है तो और दिक्कत होगी। यहाँ पे जो दी जाएगी वो होगी डोपामाइन। क्या होगा, डोपामाइन। नेक्स्ट वन, द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब जिसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं वो फैक्टर पूछा। नॉन मॉडिफाइबल मतलब जो चेंजेबल नहीं है, एज चेंजेबल नहीं है, जेनेटिक फैक्टर्स चेंजेबल नहीं है, आपका सेक्स मेल है या फीमेल वो भी चेंज करने के लिए नहीं है। यहाँ पर होगी ओबेसिटी, जो कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, दौड़िए, भागिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ओबेसिटी। दो फैक्टर होते हैं, एक होते हैं मॉडिफाइबल, दूसरा होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। तो यदि आपने मॉडिफाई का मतलब चेंज कर सकते जिन चीज़ों को, खाना, नमक, आपकी ओबेसिटी हो गई, एक्सरसाइज हो गई, सोना, इन पैटर्न को आप बदल सकते हैं। लेकिन आपकी जो उम्र है, जेनेटिक्स है, जीन्स हैं आपके, सेक्स है, रेस है, इन सब चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। तो बिनाइन ट्यूमर होता है यदि ब्लड वेसल्स में, तो ये क्या कहलाएगा, हेमेंजियोमा, हायोमा, लिपोमा या फिर एडिनोमा। ब्लड वेसल्स ब्लड से रिलेट करता हो गया, मतलब हीम ब्लड जुड़ेगा, और बिनाइन ट्यूमर है तो ये क्या कहलाएगा, हेमेंजियोमा। क्या हो गए, हेमेंजियोमा। मायोमा की यदि हम बात करें या फिर लिपोमा की, तो मायोमा का मतलब क्या होगा, यहाँ पर मायोमा ट्यूमर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो मायोमा कहाँ का ट्यूमर है, यूट्रस का। मायोमा यूट्रस का ही बिनाइन ट्यूमर है, मतलब बिनाइन का मतलब होता है कि ये फैलेंगे नहीं। क्या है, फैलेंगे नहीं। फिर है यहाँ पर आपका क्या, लिपोमा। लिपोमा का मतलब भी क्या होगा यहाँ पर, फैटी लंप, स्किन के नीचे जो मसल लेयर के यहाँ पे कल मैंने आपको पढ़ाया था वही है क्या, लिपोमा। फैट जो फैट डिपॉजिट टाइप का होगा, लेकिन जो बिनाइन फैटी लंप टाइप के जो फॉर्मेट होंगे वो कहलाता है क्या, लिपोमा, बिलो द स्किन। नेक्स्ट वन, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसटीडी। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी नहीं है, सिफिलिस तो है, एड्स भी है, गोनोरिया भी है, लेकिन हेपेटाइटिस ए नहीं है। हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीको ओरल रूट के थ्रू फैलती हैं, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में नहीं आएंगी। सिफिलिस ट्रिप्नोमा पैलिडियम से होगी जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। एड्स HIV वायरस से होगी, ये भी है। गोनोरिया निसीरिया गोनोरिया से होगी, तो ये भी है। ये सभी सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से यदि एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो दूसरे को होने के चांसेस रहेंगे, जिसके मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनको होने के चांसेस होंगे। लेकिन हेपेटाइटिस ए है जो
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट वन, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियल डैमेज के लिए जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, इस्कीमिया होगा, उसके लिए सही टेस्ट क्या होगा? CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन 1 या फिर CK। तो मायोकार्डियल डैमेज के लिए सबसे बेस्ट स्पेसिफिक जो मार्कर टेस्ट होते हैं वो होते हैं CKMB टेस्ट। क्या होगा? CKMB टेस्ट। ट्रोपोनिन 1 होगा, लेकिन तुरंत जो आपको पता करना है डैमेज के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन है तो क्या होगा? CKMB। नेक्स्ट वन इज Which one of the following action would a nurse take first when caring for a patient experiencing a cardiac arrest? तो एज अ नर्स आप यदि किसी पेशेंट को देखते हैं कि मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो एज अ नर्स आप उसकी केयर कर रहे हैं, तो क्या आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी? इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग, प्रोवाइड इंट्रावीनस एक्सेस, एस्टेब्लिश एन ओपन एयरवे, ऑब्टेन अ पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग। तो हमेशा मैंने आपको कई क्लासेस में बताया है कि कार्डियक अरेस्ट का पर्सन हो या फिर आपको एक्सीडेंटल मिले सॉरी, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसकी सांसें, एयर। क्या है? एयर। देन आफ्टर सर्कुलेशन। तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? एयरवे। क्या होगी? एयरवे। यदि बर्न का पर्सन मिले, एक क्राइटेरिया होता है, बर्न का मिले तो आपका होगा क्या? फ्लूइड। किडनी से रिलेट करता मिले तो भी फ्लूइड। लेकिन आपको कार्डियक के मिले, एक्सीडेंट के मिले, तो पहली प्रायोरिटी होती है एयरवे। क्या होगी? एयरवे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एस्टेब्लिश एन ओपन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनमें से क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगी ये प्रॉब्लम? अल्कोहलिक बेवरेज, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड या फिर ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होंगी, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे ईस्ट यूज़ किया जाएगा, सबको पता है। अल्कोहलिक बेवरेज मतलब इनको भी फर्मेंट ही किया जाएगा, एक तरीके से सड़ाया जाएगा। ब्रेड में भी ईस्ट यूज़ किया जाता है, इन सब में ईस्ट तो डाला ही जाएगा, चाहे वो अल्कोहलिक बेवरेज हो, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स हो या फिर ब्रेड हो। तो मतलब आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव और ऑल द मेंशन्ड, क्योंकि कहा गया है कि प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर योगर्ट इज। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है योगर्ट के लिए? ल्यूकोनोस्टोसिट्रोबरम, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो यहाँ पर योगर्ट के लिए पूछा है, योगर्ट के लिए होगा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। नेक्स्ट वन, कार्डियक टेम्पोनेट मीन्स। कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब क्या है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कार्डियक टेम्पोनेट मीन्स। तो कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम, इन्फ्लामेशन ऑफ एपिकार्डियम, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम या फिर वेंट्रिकुलर फेलियर। कार्डियक टेम्पोनेट के 3 जो सिम्टम है या फिर क्लासिकल साइन है वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कार्डियक टेम्पोनेट क्या है? कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक का मतलब सबको पता है हार्ट में, यहाँ पे मायोकार्डियम, एपिकार्डियम ये सब कवरिंग है यहाँ पे हार्ट की। दो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, जनरली हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। लेकिन जब यहाँ पर जो आउटर कवरिंग होगी क्या होगी? पेरिकार्डियम होगी। यहाँ पे देखिए रहा आपका हार्ट, उतना प्रॉपर तो मैं नहीं बना पाऊँगी। अब यहाँ पे जो कवरिंग है यहाँ पे इसके चारों तरफ, इस कवरिंग में क्या होना? फ्लूइड का बिल्डअप होना या फिर फ्लूइड का एक्यूमुलेट होना, जिसके कारण क्या होगा? प्रेशर तो पड़ेगा ही, साथ यहाँ पर पेरिकार्डियल सैक में जब ये प्रेशर पड़ेगा फ्लूइड बिल्डअप होने के कारण, तो यहाँ पर जो ब्लड की, जो हार्ट की पंपिंग करने की क्षमता है वो क्या है? वो भी डिस्टर्ब होगी। अब कार्डियक टेम्पोनेट के जो साइन होते हैं, क्लासिकल साइन की बात करें हम, तो क्लासिकल साइन इसके जो कंसीडर किए जाते हैं इनको 3 टायर्ड सिम्टम, बैक्स ट्रायड। यहाँ पे एक होता है, ये होता है बैक्स ट्रायड। बैक्स ट्रायड सिम्टम आपको एग्जाम में आ सकते हैं, हमने कई क्लासेस में पढ़ा भी है।
लो बीपी, क्या होगा इसमें, बीपी डिक्रीज होगा और लो होगा। हार्ट साउंड कैसा होगा, मफलिंग हार्ट साउंड होगा, मफल्ड हार्ट साउंड होगा यहाँ पर। और एक और आपको देखने को मिलता है मफल्ड हार्ट साउंड के अलावा, वो होगा यहाँ पर जुगुलार वेन डिस्टेंशन, जो नेक के यहाँ पे आपकी वेन है यहाँ पे डिस्टेंशन उठी उठी सी देखने को मिलेगी। बैकस्ट्रैयार्ड पूछे, याद रखना है, बैकस्ट्रैयार्ड में ब्लड प्रेशर लो होगा, जुगुलार वेन डिस्टेंशन होगा, साथ ही साथ जो हार्ट का साउंड है कैसा होगा, मफल्ड होगा हार्ट साउंड। तीनों क्लासिकल ट्रयाड जो बैकस्ट्रैयार्ड साइन है किसके हैं, ये है यहाँ पर कार्डियक टेम्पोनेट के। और कार्डियक टेम्पोनेट में क्या होगा, जो पेरिकार्डियम है उसमें फ्लूइड का अक्यूमुलेट होना। नेक्स्ट वन है यहाँ पर पैगेट्स डिसीज है। तो पैगेट डिसीज कहाँ की डिसीज है, कार्डियक डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, वॉन डिसीज या फिर यूरिनरी डिसीज। पैगेट्स डिसीज है जो एग्जाम में बहुत आती है। पैगेट्स को कहा जाता है ओस्टाइटिस डिफॉर्मोन्स, क्या ओस्टाइटिस डिफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है। ओस्टाइटिस और ओस्टियोन जुड़ जाए मतलब हड्डियों की बात कर रहे हैं हम। पैगेट्स डिसीज का कनेक्शन किससे होगा, ये होगा बोन्स से। किससे, बोन्स से होगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में बोन्स किस में बोन्स के कहाँ पर है, तो वो है कि ऑप्शन नंबर 3 में। आंसर क्या होगा आपका, बोन्स और हड्डियाँ। पैगेट्स डिसीज में क्या होगा कि जो डिस्टर्ब्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड बोन, जो नई बोन है उनके साथ में पुरानी बोन का डिस्ट्रप्शन होगा। डिस्ट्रप्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पर, परसिस्टेंट बोन्स का आना। मतलब कुछ हड्डियाँ होती हैं एक के ऊपर एक चढ़ के जो बनने लगे, उस तरीके की हड्डियों को क्या कहा गया, पैगेट डिसीज। रीमॉडलिंग, रिमॉडलिंग भी आप इसको कह सकते हैं, रिमॉडलिंग ऑफ द बोन और पैगेट्स डिसीज। नेक्स्ट वन इज व्हाट अप्लाइज टू अ विक्टिम विथ अ रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस। यदि मरीज की, यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट अप्लाइज टू अ विक्टिम विथ रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस, द विक्टिम इज स्टिल कैपेबल टू स्पीक, द विक्टिम इज इन शॉक, द विक्टिम डज नॉट रिएक्ट टू स्पीकिंग एंड शेकिंग, द विक्टिम इज स्टिल अलर्ट। तो जो रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस वाले पर्सन है, रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस का मतलब है ऐसे पर्सन जिनको थोड़ा बहुत तो याद है, मूवीज़ वगैरह में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए बेहोश हो रहे हैं, तो यहाँ पे वही है रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस। तो रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस में पर्सन है जो स्टिल कैपेबल टू स्पीक होगा। यदि फुली कॉन्शियस्ड है तो स्टिल अलर्ट होगा। और यदि आप मरीज को हिला डुला रहे हैं, विक्टिम को, तब भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो वो उसकी कॉन्शियसनेस जा नहीं रही, जा चुकी है। शॉक के केस में भी धीरे धीरे बोलना बंद नहीं होगा, सडन स्टॉप करेगा। तो यहाँ पर रिड्यूस्ड कॉन्शियसनेस वाला पर्सन क्या होगा, जो उसको बोलना है जो थोड़ा बहुत आते रहेगा। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया इज। कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल यदि हमारे ब्लड सीरम में कम हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया एंड नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या फिर टिटेनी। आपने पढ़ा है कि यदि आपको ऑप्शन में कैल्शियम ना आए तो टिटेनी आ जाए, टिटेनी आ जाए, मैग्नीशियम की कमी पूछ ली जाए, तो यहाँ पर जो हाइपोमैग्नीसीमिया के कारण क्या है, हाइपोमैग्नीसीमिया जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, यदि इसका लेवल 1.46 से कम जाए, मतलब नॉर्मल 1.46 है लेकिन ये 1.46 से इसकी वैल्यू कम हो, तो ये कहलाएगा हाइपोमैग्नीसीमिया। 1.46 mg/dl है यहाँ पे। तो यहाँ पर हाइपोमैग्नीसीमिया के कारण हो क्या सकता है कि जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो कैल्शियम के साथ में होंगे, एनोरेक्सिया भी होगा, नोजिया वॉमिटिंग भी होगा, लेकिन साथ में यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया भी कहा गया है, मतलब कैल्शियम की भी कमी और मैग्नीशियम की भी है, तो वो होगा यहाँ टिटेनी। क्या होगा, टिटेनी। टिटेनी वाले मरीज में कैल्शियम की कमी के कारण में आर्च लाइक जो यहाँ पे बॉडी का बैलेंस बनता है वो भी हो सकता है, पूरी बॉडी इससे
वो नीचे की तरफ जाएगा, पूरा जो एब्डोमिनल एरिया है अपर साइड जाएगा, पैर नीचे की तरफ जाएंगे, आर्क शेप में एक पोजीशन तक बन जाती है। तो यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया का जो मरीज है जिसमें कैल्शियम की कमी है, साथ में मैग्नीशियम की भी है, तो जो साइन दिखाएगा वो क्या होगा? टिटेनी। नेक्स्ट वन, अल्ट्रुइज्म मीन्स, अल्ट्रुइज्म का मतलब क्या है? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, कंसर्न फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट द पेशेंट्स राइट। तो यहाँ पे आपको बताना है एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होगा। तो एल्ट्रुइज्म का मतलब होगा कि सेल्फलेस कंसर्न, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके का मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी एनिमल्स के साथ भी आप बिहेव करते हैं तो ह्यूमन जैसा बिहेव करेंगे, बहुत प्यार से, केयरफुली। तो वही है यहाँ पर आपका क्या है? कंसर्न फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ अदर, दूसरों के प्रति आप जो केयर दिखा रहे हैं वो आपकी एक तरीके से कहलाएगी अल्ट्रुइज्म। नेक्स्ट वन, इम्प्लांट्स यूज्ड फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जनरेटेड टू बी डिस्कार्डेड इन, जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बाद इम्प्लांटेशन यूज़ किए गए हैं तो यहाँ पे वो किस कलर के बिन में डिस्कार्ड होंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर येलो, ब्लू, वाइट या फिर रेड बिन। तो यहाँ पर कौन से कलर का बिन है जो यूज़ होगा? तो इम्प्लांट यूज्ड फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जनरली जो भी इम्प्लांटेशन वगैरह यूज़ होंगे या तो प्रोस्थेटिक हो सकते हैं या फिर मेटल्स के होंगे जो रिसाइक्लेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर उनको हम किस कलर के उसमें क्या करेंगे? यहाँ पे वो होंगे यहाँ पे आपके ब्लू बिन में, इसमें जाएंगे ब्लू बिन में। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट रिपोर्ट एब्डोमिनल पेन दैट इज डिफिकल्ट टू लोकलाइज, द नर्स डॉक्यूमेंट दिस एज विच टाइप ऑफ पेन। यदि मरीज कहता है कि उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा है लेकिन एक वो पर्टिकुलर जगह नहीं बता पा रहा है और उसकी रिपोर्ट्स में भी यही आता है कि एक पर्टिकुलर जगह पता नहीं चल पा रही है, तो एक इस टाइप का पेन है। विसरल पेन, सुपरफिशियल पेन, फैंटम पेन या फिर रिफर्ड पेन। तो हम लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। रिफर्ड पेन जो रेडिएट होता है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी को जो सियाटिक नर्व वाला पेन होता है, कमर से स्टार्ट होता है नीचे टो तक जाएगा, तो वो रिफर्ड पेन। फैंटम पेन जनरली मान लीजिए किसी को एम्पुटेशन, लेग एम्पुटेशन किया गया, लेग कट करके अलग किया गया किसी बीमारी के चलते, किसी अदर रीजन से, तो मरीज को वहाँ फील होगा कि दर्द हो रहा है लेकिन वहाँ तो पैर ही नहीं है। सुपरफिशियल आपको कुछ कट लग जाए या कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी इंजरी हो जाए, वो है। विसरल पेन का मतलब कि आपको पर्टिकुलर एक एरिया ही पता नहीं है, इवन आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कौन सा पेन हो गया होगा? विसरल पेन। कौन सा पेन कहलाएगा? विसरल पेन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेडन स्केल। तो ब्रेडन स्केल यूज़ की जाती है डेक्यूबिटस अल्सर के लिए। अब कौन सा कंपोनेंट नहीं है? सेंसरी परसेप्शन, सियरिंग, मोबिलिटी, लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे। अब आपने जब आपको ब्रेडन स्केल पता होगी तभी आप इसको आंसर है जो कर पाएंगे। ब्रेडन स्केल यूज़ की जाती है डेक्यूबिटस अल्सर वाले मरीज में या फिर जिनको बेड सोर्स की कंडीशन डेवलप हो रही है उनके लिए। तो यहाँ पर प्रेशर सोर या बेड सोर्स के लिए ब्रेडन स्केल यहाँ पे क्या की जाएगी? यूज़ की जा रही है। यदि ब्रेडन स्केल के कंपोनेंट्स कौन से नहीं होंगे? तो यहाँ पे पर्सन के सेंसरी परसेप्शन, सियरिंग, मोबिलिटी या फिर लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे। लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे का जो ब्रेडन स्केल से कोई कनेक्शन नहीं है। फ्रिक्शन और सियरिंग भी होगा, मोबिलिटी भी होगी, एक्टिविटी होगी, मॉइस्चर होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिशन भी होगा। तो यहाँ पे पहले आपको लिख दूँ, सेंसरी परसेप्शन होगा आपका, मॉइस्चर होता है दूसरा, एक्टिविटी भी होगी आपकी, शेयरिंग भी होगा, मोबिलिटी भी होगी, लेकिन लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे इसका हिस्सा नहीं है ब्रेडन स्केल का। नेक्स्ट वन,
एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन इज रिफर्ड एज। तो हमारे शरीर जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर इस एंटीबॉडीज़ में क्या है, एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट, जो एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी लड़ाई करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती है, वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है, एक्टिव, एक्वायर्ड या फिर इन्नेट। इन्नेट तो जन्मजात जो बच्चे को माँ से मिलती है, ये कहलाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, व्हेन एन इथिकल इशूज अराइजेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैनेजिंग क्लाइंट केयर सिचुएशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ इथिकल इशू यदि आते हैं तो इनमें से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लाइंट की सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे। बी एबल टू डिफेंड द मोरालिटी ऑफ वंस ओन एक्शंस, रिमेन न्यूट्रल एंड डिटैच्ड व्हेन मेकिंग एथिकल डिसीजन, इंश्योर दैट अ टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग एथिकल क्वेश्चन, फॉलो द क्लाइंट एंड फैमिलीज विशेस एग्जैक्टली। जब भी इथिकल इशू, मान लीजिए कि पेशेंट को आप लोगों की लापरवाही के कारण गलत मेडिकेशन लग गई या फिर कुछ और हो गया हॉस्पिटल में, तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे आपको रेडी रहना है। बी एबल टू डिफेंड द मोरालिटी ऑफ वंस ओन एक्शन। आपने जो भी गड़बड़ की है उसको दूसरों पे ब्लेम ना करते हुए उसको एक्सेप्ट करने की आपको कोशिश करना है। बी एबल टू डिफेंड द मोरालिटी, जो चीज़ हुई है उसको, आपने जो भी गलत किया है उसको एक्सेप्ट करने की आपको कोशिश करना है। नेक्स्ट वन, नर्स प्लान्स टू रिमूव द क्लाइंट सुचर्स विच एक्शन डिमॉन्स्ट्रेट्स नॉट अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ केस। यदि आप किसी मरीज के सुचर्स रिमूव करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसके ऊपर सुचर रिमूव कर रहे हैं, क्या एक्शन सही नहीं होगा। यूज क्लीन टेक्निक, grasp the suture at the knot with a pair of forceps, place the curved tip of the scissors under the suture as close to the skin as possible and remove alternate sutures first। तो यहाँ पे आपको which action demonstrates not appropriate standard of case, यदि आप क्लाइंट्स के सूचर रिमूव करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे आपके केस के लिए सही नहीं है। ग्रास्प द सूचर्स द नोट विथ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, से तो आपको करना ही करना है। प्लेस द कर्व टिप्स ऑफ द सूचर सीजर, से भी करना है आपको। रिमूव द अल्टरनेट सूचर फर्स्ट, ये भी सबसे पहले करना है। लेकिन यहाँ पे यूज क्लीन टेक्निक, सूचरिंग के लिए यहाँ पे आपको टेक्निक अपनाना है, लेकिन ये आपके केस के अकॉर्डिंग। विच एक्शन डेमोन्स्ट्रेट नॉट अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ केस, तो इनमें से कौन सा एक्शन बता रहा है कि क्लाइंट्स के जो आप सूचर रिमूव कर रहे हैं तो वो सही से नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट वन, द स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी एसोसिएटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ पर्टिकुलर रोल इज नोन एज। तो आपकी एक स्पेसिफिक लायबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, किसी भी काम को करने को लेके एक आपका एक रोल है, वो क्या है, वेरासिटी, बेनिफिशियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जस्टिस। किसी भी एक काम करने की जिम्मेदारी जब आपको दी जाए तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7 तारीख को ESIC का पेपर है, आज है जो 2 जुलाई हो चुकी है। मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए दिला रही हूँ ताकि आप अपनी तैयारी पर बिल्कुल भी ढील न डालें। आपको एटलीस्ट 5 जुलाई तक तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, कम सो लेंगे तो आपका चलेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेग्रीगेटेड इन रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी यहाँ पे किस में नहीं जाएगी, सॉरी, जो रेड कैटेगरी वाला वेस्ट है यहाँ पर कौन सा नहीं होगा वो। सिरिंज विथ फिक्स्ड निडल, इंट्रावीनस ट्यूब्स एंड सेट्स, रबर एप्रन, कैथेटर। तो यदि निडल्स लगी हुई है तो वाइट कलर के बिन में जाएंगी, ये किसमें जाएंगी, वाइट कलर के बिन में जाएंगी। अब यहाँ पर जिसमें जो नहीं जाएंगी वो क्या होगा, होगी सिरिंज विथ फिक्स्ड निडल। यदि निडल लगी हुई है, शार्प है, तो यहाँ पे किस में नहीं जाएगी, वो रेड कैटेगरी के में नहीं जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर ओरल केयर फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो ओरल केयर यूज़ की जाएगी यदि मरीज वेंटिलेटर पर है, कि वेंटिलेटर से रिलेट करता हुआ निमोनिया उसको डेवलप ना हो जाए, तो ऐसे केस में उसकी ओरल केयर है जो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा सोल्यूशन यूज़ करेंगे,
वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। मेथाइल सैलिसिलेट, मेंथॉल सोल्यूशन, क्लोरोहेक्सिडीन या फिर नॉर्मल सलाइन। तो ये आपने जो ओरल सोल्यूशन यूज़ करेंगे ताकि निमोनिया कहाँ से जाता है, नेज़ल ओरल जा सकता है। यदि वेंटिलेटेड पर्सन है तो क्लोरोहेक्सिडीन क्या किया जाएगा, यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटिक इंसिपिडस। तो मलाइटस में तो इंसुलिन यूज़ किया जाता है, इंसिपिडस में क्या यूज़ करेंगे हम, डेस्मोप्रेसिन, डोपामाइन, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स या फिर नॉरएड्रेनालिन। तो यहाँ पर डायबिटिक इंसिपिडस की बात की जा रही है। एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, वो होगा वैसोप्रेसिन। उसी का जो ड्रग होगी वो क्या होगी, डेस्मोप्रेसिन। क्या होगी, डेस्मोप्रेसिन। नेक्स्ट वन, वाइल यदि डेस्मोप्रेसिन की जगह आपको एग्जाम में एंटी डायरेटिक हार्मोन लिखते हैं तो आप वैसोप्रेसिन लिखते हैं तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, वाइल हेल्थ एजुकेशन ऑन एंटी कोआगुलेशन थेरेपी फॉर अ क्लाइंट विथ वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी विथ अ मैकेनिकल वॉल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय नर्स अबाउट द थेरापीटिक लेवल ऑफ द ड्रग इज राइट। एंटी कोआगुलेशन थेरेपी की बात की जा रही है किसी पर्सन में। एंटी कोआगुलेशन थेरेपी में हेपेरिन हो सकती है, वारफरिन हो सकती है। सही थेरापीटिक लेवल क्या होगा इस ड्रग का, मेंटेन एन इंटरनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो ऑफ 1, जो INR रेशियो है वो है 1 है। INR रेशियो 1.5 to 2.5, INR रेशियो 2.5 to 3.5। तो यहाँ पे 2.5 to 3.5 सही है, मैंने इसीलिए यहीं पे स्टॉप कर दिया कि जो INR रेशियो होता है, यदि एंटीकोगुलेशन थेरेपी की बात, थेरापीटिक लेवल का मतलब होता है कि जो एज अ मेडिकेशन के तौर पर मरीज को ठीक करने के लिए यूज़ की जा रही है। ओवरडोज होगा तो टॉक्सिसिटी होगी। तो नॉर्मलाइज्ड रेशियो होगा 2.5 to 3.5 तक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द पेशेंट विथ इस्केमिक स्ट्रोक। यदि इस्केमिक स्ट्रोक का मरीज है तो कौन सी ड्रग यहाँ पे दी जाएगी, फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग दी जाएंगी। स्ट्रेप्टोकाइनेस, हेपेरिन, यूरोकाइनेस या फिर टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। तो यहाँ पर फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग दी जा रही है, तो फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग में यहाँ पर कौन सी ड्रग है जो दी जाएगी। जो फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग्स हैं, क्या है, फाइब्रोलाइटिक ड्रग्स हैं यहाँ पर, तो इनका काम क्या होगा। ये जनरली जो फाइब्रस जो भी थेरापीटिक एजेंट्स होंगे या फिर फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग्स होंगे, इनको इस्कीमिया के मरीज में क्यों दिया है। इस्कीमिया में क्या होगा, टिश्यूज़ की डेथ होती है, उन टिश्यूज़ की डेथ होने के कारण वो जहाँ जाएंगे फ्लो कम करेंगे। यदि ब्रेन के कैरोटिड आर्टरी तक पहुँचे तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लो है जो क्या होगा आपका ब्लड का कम होगा तो यहाँ पे इस्कीमिया के कारण ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा। तो यहाँ पर उसको दूर करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाएगी वो होगी फाइब्रोनोलाइटिक, और कौन सी होगी, तो होगी टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। नेक्स्ट वन, एनी स्टिमुलस दैट फॉलोज अ बिहेवियर एंड इंक्रीज द लाइक्लीहुड दैट द बिहेवियर विल बी रिपीटेड इज कॉल्ड। तो कोई भी स्टिमुलस है किसी भी फ्लो ऑफ बिहेवियर में यदि काम करता है, घट जाए बढ़ जाए, बार बार यही चीज़ हो, तो क्या क्यू है, पनिशर है, रीइंफोर्सर है या फिर सिचुएशनल स्टिमुलस है, ये कहलाएगा रीइंफोर्सर। क्या होगा, रीइंफोर्सर। नेक्स्ट वन, द टर्म यूज्ड फॉर अ चाइल्ड वन वर्ड्स अटरेंसेस इज। चाइल्ड्स वन वर्ड्स का जो अटरेंसेस है वो क्या है, होलोफ्रेसिस, टेलीग्राफिक स्पीच, अंडर एक्सटेंशन या फिर नन ऑफ दिस मेंशन्ड। तो यहाँ पर होलोफ्रेसिस वन वर्ड में यदि आपको किसी बच्चे को आंसर करना हो तो क्या कहलाएगा, होलोफ्रेसिस। क्या है, होलोफ्रेसिस। मतलब कोई भी एक भी वर्ड मान लो किसी बच्चे को बताना है तो ये यहाँ पर क्या, वन वर्ड अल्ट्रेशंस, तो क्या, हेलोफ्रेसिस। नेक्स्ट वन, द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विथ एन अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यदि मरीज की
कॉन्शियसनेस लेवल डिस्टर्ब है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पैटर्नल फीडिंग, मेंटेन पेशेंट एयरवे या फिर प्रोवाइड आईवी एक्सेस। मैंने आपको कई बार बताया जब एयरवे वाला ऑप्शन हो आपके पास कुछ भी और हो तो आपकी फर्स्ट चॉइस है जो एयरवे पे जाना चाहिए। पहले आप सांसों को खड़ने से बचा लीजिए फिर आप आगे का कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है मरीज तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करना। नेक्स्ट वन, टू कीप द स्पाइनल कॉलम स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक नर्स मस्ट अडॉप्ट टू ट्रांसफर द पेशेंट। यदि स्पाइनल कॉलम इंजरी बचाना है, आपको स्ट्रेट रखना है तो कौन सी टेक्निक के थ्रू पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाएगा? यूजिंग स्ट्रेचर, लॉग रोलिंग, मेक द पेशेंट टू सिट देन लिफ्ट, शिफ्ट, आस्क द पेशेंट टू टर्न टू साइड देन रिमूव। तो यहाँ पर स्पाइनल कॉलम स्ट्रेट रखना है तो हमेशा अपनाई जाती है लॉग रोलिंग पोजीशन। इसकी मैंने आपको विथ इमेज के भी क्वेश्चन कई बार बताए हैं। लॉग रोलिंग पोजीशन है जनरली यदि स्पाइनल इंजरी को हमें क्या करना है? प्रिवेंट करना है। अब इंजरी किसी चोट के कारण भी हो सकती है या फिर कोई और भी रीजन्स हैं जो हो सकते हैं। लॉग रोल टेक्निक होती है, इसको आप लॉग रोल टेक्निक या फिर लॉग रोलिंग अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिसमें स्पाइन के अलावा है जो पर्सन की स्पाइनल कॉलम में कुछ फ्लेक्शन ना हो, कुछ मूवमेंट उतने ना हो पाए जिसके कारण पर्सन के क्या है लेग स्ट्रेच रहें, लेग हेड सब क्या रहे स्ट्रेच रहे, नेक इमोबिलाइज की जाए तो वो कहलाता है लॉग रोलिंग टेक्निक। क्या होगी? लॉग रोलिंग टेक्निक। स्पाइनल कॉलम में इंजरी को बचाना है हमें उसके लिए यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट डोज ऑफ एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज टू बी एडमिनिस्टर्ड विद इन हाउ मेनी आवर फॉर अ पर्सन विथ निडल स्टिक इंजरी फ्रॉम HIV इन्फेक्शन। ये देखिए क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया। क्वेश्चन है छोटा सा ही कि यदि किसी मरीज को HIV पेशेंट की निडल या जो प्रिक हो जाए, निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो आप क्या करेंगे? पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस मतलब आफ्टर द एक्सपोजर। आफ्टर एक्सपोजर का मतलब किसी आपके पेशेंट को HIV उसको आप मेडिकेशन दे रहे हो उस टाइम आपके फिंगर में निडल क्या हो जाए इंजेक्ट हो जाए तो वो और आफ्टर दैट जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो होगा पोस्ट एक्सपोजर। कितने घंटों के अंदर आपको जो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट है ले लेना है? विद इन 24 आवर, विद इन 12 आवर, विद इन 48 आवर, विद इन 72 आवर। ऐसे केस में विद इन 72 घंटों के कितने? विद इन 72 घंटों के है जो आपको पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट है जो ले लेना है। नेक्स्ट वन, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ। तो हमारी आंखों में जो लाइट आती है वो किसके जो साइज है कौन डिसाइड करेंगी? रेटिना, कॉर्निया, पीपल या फिर डायफ्राम। तो हमारी आंखों में जो लाइट एंटर होती है तो उसकी साइज हमारी आंखों के लिए कौन डिसाइड करेगा? वो होगी पीपल। क्या होगा? पीपल। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, दो हार्मोन पढ़े हैं आपने, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए? ब्रेस्ट मिल्क, हाइट, विजन या फिर न्यूट्रिशन। प्रोलैक्टिन लैक्टेशन जुड़ रहा साथ में लैक्टिन जुड़ रहा मतलब मिल्क, तो ये किसके लिए है? ब्रेस्ट मिल्क के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सीटोसिन होगा तो इजेक्शन के लिए है। नेक्स्ट वन, विच ग्लैंड इज नोन एज द सुप्रा रीनल ग्लैंड। रीनल का मतलब होता है क्या आपका किडनी। क्या होगा? किडनी। सुप्रा मतलब किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथियाँ, ये यहाँ पे इस तरीके से होंगी, दोनों किडनी में होंगी तो वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाती है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड है, इसको कहा जाता है जो हमारी बॉडी की स्लीप साइकिल है उसको मैनेज करने में हेल्प करेगी, पीनियल। थायराइड नेक के यहाँ पे होगी आपकी। पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो सुप्रारीनल ग्लैंड कौन सी है? वो एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट वन, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज द पार्ट ऑफ, तो ये पेंक्रियास के पार्ट है और कुछ ऑप्शन जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किसका पार्ट है? पेंक्रियास का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल एरिया फॉर ऑफ स्टडी इन स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के ऊपर यदि आपको अध्ययन करना है तो कौन सा एरिया सबसे अच्छा होगा? ट्रेडिंग, कम्युनिटी, एजुकेशन या फिर इंडिविजुअल।
किसी एक पर्सन पे तो आपकी सोशियोलॉजी फिट नहीं होगी जब तक अलग अलग प्रकार के पर्सन नहीं आपको मिलेंगे। तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा यहाँ पे आपकी कम्युनिटी। क्या होगी? कम्युनिटी। नेक्स्ट वन, द 8 स्टेज क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रपोज्ड बाय। तो ह्यूमन लाइफ की 8 स्टेज हैं, किसने प्रपोज की हैं? ह्यूमन लाइफ की 8 स्टेज हैं, किसने प्रपोज की हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर सिगमंड फ्रूड, पावेल, स्ट्रेटस या फिर एरिक्सन ने। तो जो स्टेज है यहाँ पर कौन सी हैं? तो यहाँ पे स्टेज कौन सी हैं जो यहाँ पे दी गई हैं 7 स्टेज ऑफ ह्यूमन साइकिल की? तो वो दी हैं एरिक्सन ने। किसने दी हैं? एरिक्सन ने। एरिक्सन ने कौन कौन सी स्टेज दी हैं? इन्फेंसी, टोडलर, अर्ली स्कूल एज जो कि 5 से 7 साल होती है, मिडिल स्कूल एज 8 से 12 साल, अर्ली एडोलेसेंस एज, लेटर एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेटर एडल्टहुड, मतलब 50 के बाद। तो टोटल जो 8 स्टेज दी हैं, 8 स्टेज कौन सी होती हैं? तो मैंने आपको बता दी, जो कि एरिक्सन ने यहाँ पे दी है। सिगमंड फ्रूड ने है जो आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरी दी है, लेकिन यहाँ पर जो इन्फेंसी से लेके न्यूबॉर्न, इन्फेंसी, टोडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलेसेंस, लेट एडोलेसेंस और यहाँ पर एडल्टहुड तक की जो स्टेज है टोटल 8 है। किसने दी? एरिक्सन ने। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट हिज कोवर्कर आर sabotaging the computer. When the nurse asks question, the client becomes argumentative. What is the most appropriate intervention for the nurse to implement? तो यहाँ पर एक क्लाइंट कहता है कि आपकी कोवर्कर ने कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। तो एज ए नर्स आप क्वेश्चन करते हैं तो क्लाइंट उस टाइम आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगता है, बहसबाजी करेगा, तो आप क्या करेंगे? इनकरेज द क्लाइंट टू वेंट हिज एंगर अबाउट हिज कंप्यूटर। टेल द क्लाइंट दैट हिज कोवर्कर have not touched his computer. Use clear and consistent speech when talking to the client. Tell the client to go to his room and stay there until he calm down. यदि गुस्से में आके आपके साथ क्या है, तो सबके साथ जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ तो होती रहती है कि आपके पास कोई भी आपका क्लाइंट आई बना आपसे झूठ भी बोल सकता है यदि उसको अपना काम करवाना है। तो आर्ग्यू क्या, हॉस्पिटल में तो मारपीट पे तक बात आ जाती है, भले गलती डॉक्टर्स की या नर्सेस की ना हो तब भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ना तो एंगर शांत करने, ये नहीं कहना कि कंप्यूटर पे अपना गुस्सा निकाल ले वही आके, तो कंप्यूटर ही फोड़ देगा आपका। ना ये कहना है कि आपके कोवर्कर ने कंप्यूटर टच नहीं किया, हो सकता है उसने कुछ और देखा हो कंप्यूटर में जाके। आपको ऐसी केस में यूज़ क्लियर एंड कॉन्सिस्टेंट स्पीच का उपयोग करना है। आपको क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से क्या करना, हैंडल करना है और उसको समझाना है। आपको ये नहीं करना कि आपके जो कलीग हैं, आप जिसके साथ काम करते हैं, उनके ऊपर ही पूरी गुस्सा है जो निकाल दे जाके। ये सब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट विथ पैरानॉइड सीजो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डिस्कसिंग करंट प्रॉब्लम विथ अ नर्स। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन फॉर द नर्स टू इम्प्लीमेंट? पैरानॉइड पर्सनालिटी वाले पर्सन एक तरीके से शकीले टाइप के होंगे, उनको हमेशा डाउट रहेगा किसी न किसी चीज़ को लेके। डाउट नहीं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं शक रहेगा हमेशा। शक करना ही शकीली टाइप की पर्सनालिटी होगी यहाँ पर। तो जो इंटरवेंशन होगा क्या होगा? हैव द क्लाइंट लुक एट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हैव द क्लाइंट फोकस ऑन वेज टू इंटरेक्ट विथ अदर, हैव द क्लाइंट डिस्कस द यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, हैव द क्लाइंट क्लैरिफाई थॉट्स एंड बिलीव्स अबाउट एन इवेंट। पैरानॉइड मतलब ऑलरेडी शकीला है, आपने कुछ और थोड़ा बहुत उसको भड़का टाइप का दिया तो और प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे केस में पर्सन को क्या करना है, आपको क्लाइंट के जो भी डाउट हैं, जो भी उसके मन में कुछ चल रहा है, उसको क्लियरली आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे आपका इंटरवेंशन क्या होगा? हैव द क्लाइंट क्लैरिफाई थॉट्स एंड बिलीव्स अबाउट एन इवेंट। Next one, which of the following nursing diagnosis would be appropriate for a client with an avoidant personality disorder? लोगों के द्वारा छोड़ी गई टाइप की पर्सनालिटी वाले लोगों की, जो अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं,
क्या यहाँ पर डायग्नोसिस होगा? रिस्क फॉर सेल्फ मल्टीलेशन रिलेटेड टू डेस्परेट नीड फॉर अटेंशन, ineffective coping related to negative attitude toward health behavior, anxiety related to fear of criticism, disapproval and rejection, risk for injury related to uncontrolled anger and hospital towards other। तो यहाँ पर बात की जा रही है पर्सनालिटी अवॉइडेंट पर्सनालिटी वाले के लिए, तो उसको दूसरों के द्वारा छोड़े हुए लोगों में क्रिटिसिज्म का भी डर रहेगा कि कोई उनको रिजेक्ट भी कर सकता है, डिसअप्रूवल के वही भी उनको डर लगा रहेगा। कुल मिला के उनको लोगों को क्या लगेगा, जैसे मान लीजिए कि किसी को उसके पेरेंट्स ने अपनाने से मना कर दिया या फिर सोसाइटी ने अपनाने से मना कर दिया, तो हमेशा उसको एक डर रहेगा क्रिटिसाइज्ड होने का, रिजेक्शन का। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डायग्नोसिस अंडर RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत गलत पॉइंट क्या है? कफ फॉर 2 वीक सस्पेक्ट TB, ओनली 2 सैंपल ऑफ स्पुटम आर नीडेड, चेस्ट एक्सरे इज एसेंशियल, या फिर ओनली 1 पॉजिटिव सैंपल इज इनफ फॉर डायग्नोसिस। RNTCP के शायद गलत सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा? तो होगा चेस्ट एक्सरे इज एसेंशियल। चेस्ट एक्सरे की जगह बाकी सैंपल ही यहाँ पे किए जाते हैं RNTCP में। नेक्स्ट वन, Master Rohan has been brought to sub-center at 11-month age for immunization. He has received BCG, hepatitis B1, pentavalent 1 and OPV1 at 5 months of age. Which is the most appropriate vaccine can you administer to him? यदि 11 महीने का बच्चा हॉस्पिटल आता है, उसको प्रीवियसली BCG लग गई, हेपेटाइटिस B1 लग गया, पेंटावेलेंट 1 लग गया, OPV1 हो गया 5 महीने की उम्र में, तो यहाँ पर सही अभी 11 महीने की उम्र में क्या वैक्सीनेट करेंगे आप? स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग एज वैक्सीन शुड बी गिवन एट 4 वीक इंटरवल, एडमिनिस्टर्ड हेपेटाइटिस B2, पेंटावेलेंट 2, OPV2 एंड मीजल्स, या फिर एडमिनिस्टर्ड हेपेटाइटिस 2, पेंटावेलेंट 2, OPV2, या फिर PSC फॉर सीकिंग मेडिकल ऑफिसर एडवाइस। सब सेंटर में 11 महीने का आया है, तो 9 महीने के बाद तो मीजल्स दी जा सकती है। यहाँ पे 9 महीने के बाद मीजल्स दी जा सकती है, तो यहाँ पे आप हेपेटाइटिस B का दूसरा डोज लगा दीजिए, B2, पेंटावेलेंट का दूसरा, OPV का दूसरा, और मीजल्स का डोज है जो यहाँ पे आप अपने बच्चे जो आपके पास क्लाइंट आया है 11 महीने का, उसको दे सकते हैं, क्योंकि मीजल्स वैक्सीन है जो आफ्टर 9 मंथ एज के बाद दी जाएगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मीजल्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग DPT? डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस को लेके कौन सा पॉइंट सही नहीं है? अ चाइल्ड हु इज एलर्जिक टू DPT एंड डेवलप एनसेफेलोपैथी शुड बी रिप्लेस विद DT और DTaP। इफ चाइल्ड हैज नेवर रिसीव्ड DPT वैक्सीन कैन बी गिवन अप टू एज ऑफ 9 ईयर। द गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ DPT मस्ट बी 4 वीक्स। DPT इज रिप्लेस्ड बाय DT फॉर चिल्ड्रन अबव 2 ईयर। करेक्ट रिगार्डिंग DPT करेक्ट नहीं है, मतलब कि नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब सही स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर? चाइल्ड हु इज एलर्जिक टू DPT एंड डेवलप एनसेफेलोपैथी शुड बी रिप्लेस विद DT और DTaP। तो यहाँ पर पर्ट्यूसिस कंटेनिंग के कारण यहाँ पे एनसेफेलोपैथी वाले मरीज में पर्ट्यूसिस कंटेंट तो हम देंगे ही नहीं, पर्ट्यूसिस कंटेंट हम नहीं देंगे, सही नहीं है। यहाँ पर वो क्या होगा? चाइल्ड हु इज एलर्जिक फॉर DPT एंड डेवलप एनसेफेलोपैथी शुड बी रिप्लेस विद DTaP देना ही नहीं है आपको, पर्ट्यूसिस कंटेंट देना ही नहीं है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मीजल्स कैचअप कैंपेन? मीजल्स कैचअप कैंपेन कौन सा है? एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट किया गया था कि जो बच्चे हैं, ऑल चिल्ड्रंस हैं, तो यहाँ पर इन बच्चों के लिए क्या किया जाना है? बूस्टर डोज दिए जाने के लिए स्पेशल कैंपेन था कि सभी बच्चों को वैक्सीनेट करना है विद द बूस्टर डोज के, उसके लिए मीजल्स कैंपेन लाया गया था। अ स्पेशल कैंपेन टू वैक्सीनेट ऑल इम्यूनाइज्ड चाइल्ड विद द बूस्टर डोज। नेक्स्ट वन,
Baby Yoshika is 3 months old and had been brought to you by parents complaining of no scar formation of BCG side. What will you your most appropriate answer to the parent? 3 महीने के बच्चे को लाया गया है, उनकी मम्मी का कहना है कि BCG की वैक्सीन से स्कार नहीं हुआ। जनरली हमने यही पढ़ा है कि BCG से परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन होता है। उनकी मम्मी आके कह रही है स्कार नहीं हुआ। वेट टिल 1 year इफ स्कार डज नॉट डेवलप रिपीट द डोज, तो डोज तो हमें रिपीट करना ही नहीं है। वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर प्रॉपरली सो बेबी नीड टू एडमिनिस्टर BCG इमीडिएटली, ये भी नहीं करना, देना ही नहीं है आपको BCG ले, क्योंकि उसको एक बार लग चुकी है। देयर इज नो नीड टू रीवैक्सीनेट द चाइल्ड, रिफर टू फिजिशियन एट चाइल्ड माइट हैज TB। ऐसा नहीं है कि बच्चे को TB हो गई हो तो भी ना स्कार आए हों, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, बच्चे को रीवैक्सीनेट आपको नहीं करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा पेरेंट्स को कि यदि स्कार नहीं आया है तो ठीक है, लेकिन रीवैक्सीनेटेड तो आप यहाँ पर बच्चे को नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट अवेलेबल इन अपग्रेडेड PSC, तो जितनी भी PSC अपग्रेड कर दी गई हैं कौन सी सर्विसेज नहीं है? चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन होगा, ट्रीटमेंट वेक्टर बॉर्न डिसीज होगा, ट्रीटमेंट फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर चेस्ट इन्फेक्शन। तो अभी भी चाहे अपग्रेड कर दी गई हो PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट तो यहाँ पे नहीं होगा ट्रीटमेंट इसका, तो इसके लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में ही आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इम्पैक्ट लेवल टारगेट ऑफ NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत जो गलत पॉइंट है यहाँ पर क्या है? रिड्यूस्ड IMR बाय 40%, रिड्यूस्ड MMR बाय 80%, 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी TFR ऑफ 2.1। गलत पूछा है NUHM के तहत, तो वो होगा कि 80% तक MMR को रिड्यूस करना, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को 80% तक कम करना। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन, अंडर RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चाइल्ड स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन एज 4Ds, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ D। 4D यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत, 19 साल तक की एज ग्रुप के लिए है। तो 4Ds में से कौन सा नहीं? डिफेक्ट एट बर्थ होता है, डेवलपमेंटल डिले होगा, डिसेबिलिटी होगा, और यहाँ पर डिवॉर्मिंग नहीं होगा, डिवॉर्मिंग नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम वॉज लॉन्च्ड, तो ये भी एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप के लिए आया था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, और ये आया था 2014 में। कब आया था? 2014 में, 2014। देखिए अभी इस बार को करेक्ट 4 बन गए। 2014 में आया था राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ PSC स्ट्रेंथनिंग एक्शन प्लान अंडर NRHM, तो PSC को और अच्छा बनाने के लिए कौन से एक्शन प्लान लिए गए थे? एडिक्वेट एंड एसेंशियल ड्रग सप्लाई, प्रोविजन 24 आवर सर्विस, एटलीस्ट 80% PSC 24 आवर अपग्रेशन, अवेलेबिलिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। PSC में NRHM के तहत इसको और अच्छा करने की मांग की गई थी, तो वो क्या थी? एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग। नेक्स्ट वन, मिसेस कल्याणी लिव्स इन अर्बन एरिया ऑफ लो परफॉर्मिंग स्टेट, LPS। यहाँ पे मैं इसलिए लिख दिया ताकि लो परफॉर्मिंग स्टेट आपको ऐसे समझ में आएगा। सी डिलीवर्ड अ गर्ल बेबी इन हॉस्पिटल, हाउ मच इंसेंटिव सी शुड रिसीव अंडर जननी सुरक्षा योजना। JSY स्कीम के तहत कितना अमाउंट मिलेगा? शहरी क्षेत्र से है, अर्बन एरिया का है मतलब शहरी क्षेत्र से है, बेबी गर्ल हुई है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट दिया जाएगा? 1400 तो टोटल रहता है, 700, 1000 या फिर 600, तो अर्बन एरिया में अमाउंट होगा 1000। कितना? 1000। Next one, Master Raju, a 5-year-old child, is suffering from severe acute malnutrition. He is entered for nutritional correction and presently he is transitional phase of management. Which of the following is not a part of transitional phase? सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन हुआ है 5 साल के बच्चे को, तो उसको एडमिट किया गया है। तो यहाँ पर ट्रांजिशनल फेज के
पार्ट कौन सा नहीं। ही हैज़ बिगन टू लॉस एडिमा, इज अलर्ट एंड एक्टिव, हिज एपेटाइट हैज़ इम्प्रूव्ड, ही इज़ ऑन नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। यहाँ पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बच्चे के लिए ट्रांजिशनल फेज का जो पार्ट नहीं है वो क्या होगा, ही इज़ नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। एंड जो नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग है जो तुरंत इतने इसमें केस में नहीं करवाई जाएगी, तो यहाँ पर सीवियर माल नरिश्ड बच्चे के लिए एनजी फीडिंग नहीं होगी, इसकी जगह आईवी फ्लूइड है जो उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो एलिमेंट्स होते हैं, कम्युनिकेटर होगा, मैसेज होगा, ऑडियंस होगी, फीडबैक होगा, रिस्पॉन्स होगा, रिसीवर होंगे, सेंडर होंगे, लेकिन माइक यहाँ पे नहीं होगा। क्या है? माइक। नेक्स्ट वन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो कम्युनिकेशन में सब कुछ बैरियर है। डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, नॉइज़, एज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, यदि कोई इमोशनली डिस्टर्ब रोग आ रहा है, कुछ बोले तो और समझ में ना आए। नॉइज़ मतलब शोर शराबा हो रहा हो, सुनाई देने में दिक्कत हो रही हो, सब बैरियर हो सकते हैं एज को छोड़कर। एक्चुअल में एज भी हो सकती है, बढ़ती उम्र के साथ सुनाई देना भी कम होने लगता है, इसलिए। व्हाट कनेक्ट द सेंडर टू द रिसीवर, ये मैंने आपको क्लास ली, आपने इस क्लास को रिसीव किया, तो क्या है? चैनल कनेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन, नॉइज़ या फिर फीडबैक। तो एक चैनल, आप जैसे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी क्लासेस ज्वाइन कर पाते हैं, तो यूट्यूब क्या हो गया आपके लिए? चैनल हो गया और आप रिसीवर हो गए। नेक्स्ट इज विच इज़ द यूजेस ऑफ वर्ड में बी सर्व सीवियर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सीवियर बैरियर की बात की गई है कम्युनिकेशन में, क्या होगा? डिस्टर्बेंस, डिस्क्रिमिनेशन, डिसऑर्डर या फिर डिस्टोर्शन। तो जो वर्ड यूज़ किया जाएगा सीवियर बैरियर के लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो होगा डिस्टॉर्शन। क्या होगा? डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ अस कवर्स यूजिंग व्हाट एंड इन एडिशन वर्ड्स व्हेन वी स्पीक। तो जब भी यहाँ पे बात की जा रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे हम अपना गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जनरली। आँखों में हाथ पांव घुमा के, दिखा के, आंखें घुमा के इशारा करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में ना। व्हाट रेफर्स टू पिच, लाउडनेस, लेंथ, इनोवेशन एंड टेम्पो। क्या है? हैप्टिक है, प्रॉस्पोडी, गेस्चर की टच। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 86 का। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो जो भी लोग ESIC के पेपर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और जो हमारी ऑफिशियल बुक परचेस करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको अभी डायरेक्ट ऑर्डर करनी होगी बुक। आपको यदि आपने आज बुक ऑर्डर की तो कल मॉर्निंग आपको बुक है जो कोरियर की जाएगी। विदिन 7 या 8 दिन में बुक है जो आपके घर है होम एड्रेस पे पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।